हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की 77वीं बैठक में विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर भाग लिया है। ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। कोविड-19 की पूरी महामारी से पूरा विश्व जूझकर बाहर निकला है और बहुत सारे अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। जब संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग की जाती है तो सबसे पहला प्रश्न इस बात का उठता है कि विश्व का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे हो। इसके लिए जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 परमानेंट देश हैं उनके अलावा अन्य देशों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। और जब अन्य देशों के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो भारत का नाम सबसे आगे आता है। इसी संदर्भ में हम जानेंगे कि भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट को लेकर कैसे पिच किया है, अन्य राष्ट्रों ने भारत को क्या इसके लिए सपोर्ट किया है और कितनी जल्दी भारत यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट मेंबर के रूप में हमें दिखाई देगा। इसके अलावा ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि विश्व पटल पर भारत की एक नई उभरती और चमकती छवि हमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा भारत की विश्व के अंदर बढ़ती भूमिका को लेकर उसकी तारीफ की गई है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। दो पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन की ये बैठक और भारत, इस बीच में क्या डेवलपमेंट हुई है, भारत ने क्या कुछ कहा है, अन्य राष्ट्रों ने क्या कुछ कहा है, किस तरह की एक डिप्लोमेसी हमने वहां पर दिखाई है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने काफी सारी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्पीचेस वहां पर दी हैं और उन्होंने भारत को लेकर काफी जोरदार तरीके से जो है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स का और भारत को उसकी परमानेंट सीट मिले इसका समर्थन भी किया है। दूसरा जो पहलू इस वीडियो का रहेगा वो ये रहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आखिर ये क्या है और हम क्यों परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं और भारत के पास अभी तक ये सीट क्यों नहीं है जबकि चाइना के पास है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो चली जाती है नेहरू जी के टाइम पर, तो वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, काफी सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अगर आप नोट डाउन करते हैं तो अपने मीन्स में उसको यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ और आप सभी को नवरात्रों की बेहद बधाई है। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आखिर क्या क्या चर्चा में चल रहा है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत अच्छी बात ये हुई है, हाल ही में हमने India@75 इस थीम के तहत जो है अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। और इसी के साथ ही आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के साथ हमारे रिश्तों को लेकर भी एक लंबा समय हो गया है, तो वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करने के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धताएं हैं उनको लेकर कमिट है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि पर्यावरण आज के टाइम पे जो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके जो बहुत महत्वपूर्ण 2 इनिशिएटिव हैं, कहीं ना कहीं वो भारत के प्रयासों से जो है चले हुए थे। उन मुद्दों का नाम मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, चाहे यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, जो कि आपस में फिलहाल धुर प्रतिद्वंदी है, लेकिन दोनों ने ही भारत की जो है तारीफ की है। तो आप ये बात तो मानकर चलिए कि डिप्लोमेसी में, कूटनीति में भारत की एक जीत कही जाएगी कि एक युद्ध में जब 2 पार्टियां लड़ रही हो आपस में और आप एज अ थर्ड पार्टी उन दोनों का ही समर्थन हासिल कर ले, तो ये एक कूटनीतिक विजय आपकी कहलाती है। तो यूक्रेन हो या रशिया हो या फिर फ्रांस हो, सबने ही पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया आज जिस तरीके से विश्व पटल पर उभर रहा है उसकी जो है उन्होंने आप कह सकते हैं तारीफ की है, प्रेज किया है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रही थी कि पर्यावरण को लेकर भारत की तरफ से जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में भी जयशंकर जी ने अपनी स्पीच में बताया है। जैसे उन्होंने ये कहा, 2015 में
फ्रांस में जो है पहला जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था उसको लेकर क्या है भारत ने काम किया, और आज काफी सारे देश जो है उसके मेंबर बन गए हैं, और दुनिया को एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके तहत लाने के जो है प्रयास चल रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपका डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसके लिए कोलिशन की बात हुई थी, तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इनिशिएटिव का भी भारत क्या है एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। तो हम दरअसल उन मुद्दों को लेकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं जिनको लेकर आज विश्व में चिंता की बात दिखाई देती है, और जिसमें से पर्यावरण एक है। तो इन दो इनिशिएटिव का नाम, इसका मतलब आपको याद रखना है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मीन्स में जब आप लिखेंगे कि भारत पर्यावरण को लेकर क्या काम कर रहा है या विश्व में भारत की क्या भागीदारी हो रही है, तो इन दो इनिशिएटिव्स का जिक्र जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से उन्होंने बोला है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के साथ भी हमारे क्या 75 साल हो गए। देखिए 75 साल हमें आजाद हो गए हैं, और इतना ही टाइम हमें क्या है यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए हो गया है। तो इंडिया बेसिकली कमिट करता है कि वो यूनाइटेड नेशन के साथ अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत रखेगा। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात कही। उन्होंने ये कहा कि भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है ये मैं आपको कुछ तथ्यों के माध्यम से बताऊंगा, और वही मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने ये बोला, बेसिकली उन्होंने अपनी स्पीच जो बताई थी उसमें ये कहा कि अगर 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी में भारत जो है विश्व की जीडीपी के लगभग क्वार्टर के बराबर था। ठीक है, हम जो है विश्व की जीडीपी में लगभग क्वार्टर के बराबर योगदान देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मिड ऑफ 20th सेंचुरी आई और इंडिया में कॉलोनिज्म आ गया, तो उस कॉलोनिज्म ने बेसिकली इस बात को इंश्योर किया कि भारत वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री के रूप में जो है बन जाए, और वो हुआ भी। हमारी जीडीपी जो है बिल्कुल गिर गई और पुअरेस्ट नेशंस के अंदर जो है भारत का नाम आने लग गया। लेकिन आज जब हम 75वीं भारत की इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, तो ये कहते हुए उन्होंने भी कहा गर्व होता है, मुझे खुद भी गर्व हो रहा है आपको पढ़ाते हुए, कि इंडिया देखिए आपके सामने प्राउडली 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हुआ है, और बहुत जल्दी वो इससे भी आगे बढ़ने वाला है। तो जहां एक तरफ मध्य 20वीं शताब्दी में हम गरीब देशों में आते थे, आज जब हम आपके सामने 2022 में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बात कर रहे हैं। तो अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। और ये वन ऑफ द बिग रीजन है कि जब यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जयशंकर जी ने ये कहा, जिस टाइम पर यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का संगठन हुआ था और इनका चार्टर वगैरह बना था, उस टाइम पर आधे से ज्यादा विश्व तो कॉलोनाइजेशन में या वॉर में या अपनी आर्थिक स्थितियों से फंसा हुआ था। वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन आज जब हम 70-80 सालों बाद वाला विश्व देखते हैं, तो लगभग सभी देश आजाद हो चुके हैं, प्रगति के पथ पर आगे चल रहे हैं। अलग अलग जनसंख्याएं अपना रिप्रेजेंटेशन विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाओं में चाहती है, जिसमें से यूनाइटेड नेशन भी एक है। तो इसीलिए अब वो समय आ गया है कि मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हम और ज्यादा फोकस करें, बहुपक्षवाद की ओर हम ज्यादा ध्यान दें। और बहुपक्षवाद के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम ये होगा कि यूनाइटेड नेशन में एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप का, अमेरिका का, जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण रीजनल एरियाज हैं, उन सब का क्या हो, रिप्रेजेंटेशन हो। और इसके लिए बकायदा जयशंकर जी ने एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक मिशन किया है। उन्होंने 10 दिवसीय लगभग यात्रा की है, जहाँ पे ना सिर्फ वो अलग अलग ग्रुपिंग के नेशंस के साथ मिलकर बैठे हैं, बल्कि उन्होंने 2 नेशन, 3 नेशन, यानी कि आपके बायलैटरल कह लीजिए, मल्टीलैटरल कह लीजिए, इस तरह की बातचीत वार्ताएं उन्होंने की है। और उन्होंने जोरदार तरीके से जो है भारत की बात विश्व के सामने रखी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। तुर्की के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बेसिकली कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया था। उसके बाद जयशंकर जी की उनसे बेसिकली मीटिंग भी हुई थी, और
फिर हमने भी उनको जोरदार जवाब ये कहते हुए दिया, कश्मीर हमेशा से हमारा एक आंतरिक मामला रहा है और किसी तीसरे देश के द्वारा यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर उसकी बात करना इलॉजिकल बनता है। और आप भी साइप्रस वाले मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बता दीजिए। तुर्की और साइप्रस का अपना एक विवाद है और आप कह सकते हैं जैसे कश्मीर हमारी दुखती रग है तो उनकी भी एक दुखती रग है, और अगर वो हमें परेशान करेंगे तो हम देखिए फिर हम भी पीछे कैसे रह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जयशंकर जी ने इस टाइम पर जबरदस्त तरीके से इंडिया का जो है प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, अब तुर्की अगर बोल रहा है तो पाकिस्तान कैसे चुप रह सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बेसिकली कश्मीर का मुद्दा जो है वहाँ पे उठाया था। जो हमने धारा 370 हटा दी है उसको लेके उनका रोना आज तक जारी है। तो हमने पाकिस्तान को भी जो हमारा एक राइट टू आंसर अधिकार होता है, दरअसल जब कोई नेशन यूनाइटेड नेशन में आपको पर्सनली कुछ कह रहे हो तो आपके पास एक राइट होता है कि आप राइट टू रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो भारत हमेशा से अपने उस राइट का एक्सरसाइज करता है जब भी पाकिस्तान हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाता है। तो हमने इसका इस्तेमाल किया और बाकायदा हमने पाकिस्तान को याद दिलाया कि किस तरह वो झूठे एलिगेशंस इंडिया पे हमेशा लगाते रहते हैं और उनको जो है पहले खुद के यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। और जब ये वाली बात हुई तो इंडिया ने ना सिर्फ टारगेट किया पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी नहीं छोड़ा गया और कहा जहां यूनाइटेड नेशन टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करता है तो चाइना और पाकिस्तान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और टेररिज्म को लेकर उनकी जो हरकतें हैं उनको बंद करना चाहिए। भारत की तरफ से ये भी कहा कि आप शांति की बात करते हैं लेकिन उस पड़ोसी से शांति कैसे संभव है जो आतंकवादियों की एक फैक्ट्री बनता है, उन आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देता है जिन्होंने हमारे यहाँ मुंबई अटैक्स किए थे, और जब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तभी उनके बारे में कोई डिटेल हमें देता है। तो कैसे शांति की बात हो सकती है? पहले आपको टेररिस्ट को जो भारत की सीमा में जो भेजना है वो बंद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए बेसिकली मालदीव के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई क्योंकि मालदीव चाइना कार्ड को लेकर इंडिया के साथ अपने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, लेकिन हाल फिलहाल के कुछ टाइम में देखा गया है कि चाइना की जो ये डेप्ट पॉलिसी थी इसका असर थोड़ा तो लोगों को सच्चाई दिखाने लगा है। और मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर ने बाकायदा ये कहा है कि इंडिया क्या है, एक वैल्यूएबल पार्टनर है, ठीक है। और बेसिकली जब भी की चैलेंजेस आते हैं तो इंडिया हमेशा जो है हमारा सपोर्ट करता है। तो इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में अगर कभी आपको लिखना हो मीन्स आंसर राइटिंग में तो यूनाइटेड नेशन की 77वीं बैठक में उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा जो कहा गया है इंडिया के बारे में इसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन में हुआ क्या, एक तरीके से विश्व की पंचायत हुई। उस पंचायत में जैसे एक गांव के प्रतिनिधि आते हैं उसी तरह विश्व के सारे प्रतिनिधि आए हुए थे। उन्होंने आपस में भी बातचीत की है, एक दूसरे को लेकर बात की है, मुद्दों पर बातचीत की है। तो इंडिया ने भी बेसिकली इंडिया का जो 75 सालों का एक पूरा प्रगति रहा है इसको भी दिखाया है, ठीक है। और जो अन्य इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज थी उन्होंने इंडिया के प्रति क्या उनकी सोच है इसको भी दिखाया है, जैसे मालदीव का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताया है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने 75वीं जो एनिवर्सरी थी हमारी इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 का बेसिकली एक आप कह सकते तरह का प्रोग्राम चल रहा था, इस दौरान बेसिकली उन्होंने ऐसा कहा है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर देखिए, जो भारत का हाइपरटेंशन को लेकर एक प्रोग्राम चल रहा था इसको बेसिकली यूनाइटेड नेशन में अवार्ड भी मिला है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राइमरी केयर में जो इंडिया ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के, उनकी सराहना देखिए हुई है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक नॉट वर्दी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया का जो हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव था जिसको शॉर्ट फॉर्म में IHCI भी बोलते हैं, उसका क्योंकि एक्सेप्शनल वर्क है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, इसके लिए उनको क्या है अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप देखते हैं इस थोड़े से अवार्ड के बारे में कि UNIATF अवार्ड बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए 21 सितंबर को जो है भारत को मिला है। अगर बात करें इसका एम क्या है तो भारत में हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट को कंट्रोल करना है। 130 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये चल रहा है,
23 से ज्यादा स्टेट के अंदर ये प्रोग्राम है। 34 लाख से ज्यादा लोगों का जो है हमने हाइपरटेंशन को लेकर ट्रीटमेंट किया है। और ये सारी जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज है, जहाँ पे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी है, यहाँ पर बेसिकली हमने इस इनिशिएटिव्स को काफी अच्छे से चलाया है। ठीक है, ये हुई एक बात। अब देखिए, जहां राष्ट्रों ने तो इंडिया को प्रेज किया ही है, वहीं पर यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, वो दरअसल भारत पर काउंट कर रही है कि आने वाले टाइम में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या क्लाइमेट्स को लेकर जो हमारे कुछ आप कह सकते हैं लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने में भारत की तरफ हम देखते हैं। ऐसा बेसिकली उन्होंने कहा है कि बिगेस्ट यूथ जनरेशन है इंडिया के पास, जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा यूथ का एक घर है। तो इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सक्सेस हो, इंडिया की साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा है इंडिया में लगभग 270 मिलियंस को जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया बन गया है। वहाँ की सोसाइटी में हेल्थ को लेकर, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी काम चल रहा है। तो बेसिकली चाहे पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट को लेकर लक्ष्य हो या फिर हमारे संधारणीय गोल्स हो, इन सब के लिए दुनिया जो है भारत की तरफ देखती है और भारत की जो है एक आप कह सकते हैं साझेदारी जरूरी है। इसके अलावा काफी सारी ऐसी कंट्रीज जिनके नाम हम जनरली मतलब जब पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन तो सुनते भी नहीं है, उन्होंने भी इंडिया के काम को सराहा है। जैसे देखिए, न्यू दिल्ली इज अ रिलायबल पार्टनर, किस किस ने कहा है? गुयाना ने, जमैका ने, मालदीव का हमने देख ही लिया है। यहाँ पर देखिए, जो गुयाना के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंडिया ने अपनी ग्रोथ में ह्यूमन डेवलपमेंट को काफी महत्व दिया है। तो जो अन्य राष्ट्र है वो बेसिकली इस चीज को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं कि मानव केंद्रित विकास करते हुए भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज बना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने ये बताया कि गुयाना के इंडिया के साथ कल्चरल रिलेशंस रहे हैं। अगर आप बात करें तो 19वीं शताब्दी में जो लेबर थे वो माइग्रेट होकर काम करने के लिए जाते थे, उस टाइम से हमारे टाइज रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिलेशंस की तरफ ध्यान दिया है। फिर यहाँ पर देखिए, जयशंकर जी ने एक और कहा है, इंडिया एट द रेट 75 हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे डिजिटाइजेशन करने पर, ठीक है। उन्होंने कहा रिमोट से रिमोट विलेज, दूरस्थ से दूरस्थ गांव तक भी डिजिटल क्रांति को हमें ले जाना है और हमें चंद्रमा पर भी लैंड करना है और हम उसको भी डिजिटाइज कर देंगे। उन्होंने अपनी स्पीच में ऐसा बोला है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, इंडिया एट द रेट 75, तो शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन, ये बेसिकली सितंबर 24 को एक प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पर जो इंडिया की एक प्रगति रही है 75 सालों में और यूनाइटेड नेशन के साथ उसके जो संबंध रहे उसको दर्शाया गया था। और वहीं पर बेसिकली ये सब हुआ है कि हम जो है डिजिटलाइजेशन को लेकर काम कर रहे हैं, कोई भी पीछे ना रह जाए। और सरकार ने जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हुए जिनके माध्यम से हम डिजिटली लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं, उनको बेसिकली इन्होंने अपनी स्पीच में दिखाया है। ये तो वो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो हमने वीडियो के पहले पहलू के अंतर्गत पढ़े, यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया क्या कुछ अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, जो बेसिकली रशिया है उन्होंने बेसिकली ये कहा है वर्दी कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए। इसके अलावा भारत 30 अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करता है ताकि आजकल के जो नए इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं उनको हम क्या कर सके, उनके सॉल्यूशंस को डिलीवर कर सके। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस ये उठे कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बन जाता है तो क्या उसको वीटो पावर भी मिलेगी, हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जयशंकर जी ने ये कहा है कि ये प्रीमेच्योर होगा ऐसा सोचना कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के साथ क्या हम वीटो पावर भी लेंगे, क्योंकि पहला मुद्दा तो सुधारों पे होना चाहिए, दूसरा मुद्दा परमानेंट सीट पे होना चाहिए, देन हम उसी हिसाब से प्रगति पे काम करेंगे। अब यहाँ देखिए, व्हाई इज इट टाइम इंडिया गेट्स यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबरशिप, ऐसा क्यों ये समय आ गया है कि जब भारत को बेसिकली यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। तो मैं ये अभी आपको रुक के बताऊंगी, पहले हम बेसिकली थोड़ी सी अपनी क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं।
तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरह की आपकी मेंबरशिप होती है। एक होते हैं जो आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स हैं टोटल 5, जो कि आपके कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, तीसरा है आपका रशिया, चौथा है चाइना, पांचवा है फ्रांस। यानी कि ये तो ऐसे 5 परमानेंट मेंबर है, जब से यूएनएससी बना है और आज तक ये तो 5 इसके मेंबर्स रहेंगे, इनको कोई नहीं हिला सकता है। लेकिन फिर नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, ये आपके टोटल हैं 10, क्योंकि पूरे विश्व को थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व हमें देना है। अब ये तो हमेशा रहेंगे, इनकी तो क्या ही बात करना। ये जो 10 मेंबर है ये कैसे चुने जाते हैं? तो पूरे वर्ल्ड में से टोटल 10 मेंबर चुने जाते हैं, और जो 10 मेंबर चुने जाते हैं वो बेसिकली 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 1 साल बाद जो है 5 नए मेंबर्स का चुनाव होता है। यानी कि एक बार जो मेंबर चुना गया वो 2 साल तक रहेगा, और हर 1 साल बाद 5 मेंबर्स का हम चुनाव करते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर में शामिल है, और 2020 से लेकर 21 से लेकर 22 तक जो है इंडिया का इसमें टर्म रहेगा। अब देखिए, जब ये परमानेंट मेंबर्स हैं तो मतलब इनके पास कुछ प्रिविलेज होगा, तभी तो परमानेंट। पहला प्रिविलेज तो यही है कि भाई इनको कोई छेड़ नहीं सकता। दूसरा जो इनके पास महत्वपूर्ण पावर है वो है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये है, अगर किसी मुद्दे पर इन्होंने ये कह दिया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होगी, ठीक है। और इसमें भी प्रॉब्लम ये है, 5 में से अगर 4 लोग तैयार हैं और केवल एक नेशन ने अपने वीटो का यूज कर दिया तो भी वो काम नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इस वीटो पावर को आज के टाइम के हिसाब से अडेमोक्रेटिक मानते हैं, अलोकतांत्रिक मानते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी इजराइल के खिलाफ कुछ भी होने वाला होता है जो इजराइल के हितों के विपरीत है, तो अमेरिका हमेशा उसको वीटो कर देता है। और चाइना ने तो एकदम कमाल कर रखा है, इंडिया के संदर्भ में जब भी कोई प्रस्ताव यहाँ पर आता है तो चाइना हमेशा अपना वीटो कर देता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, कि जब भी हम किसी टेररिस्ट को उस इंटरनेशनल लेवल पर एक आतंकवादी घोषित करने का रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, चाइना हमेशा उसको क्या है, वीटो कर देता है। यानी कि वो बेसिकली टेररिज्म से ऊपर अपने पॉलिटिकल हितों को रखते हैं। हाल ही में आप देखिएगा कि जो 2008 के मुंबई हमले हुए थे, उनका बेसिकली जो एक आतंकवादी था मीन, जिसका नाम था बेसिकली साजिद मीर, उसको वैश्विक आतंकवादी सूचित करने के रूप में इंडिया ने रेजोल्यूशन रखवाया था। लेकिन चाइना ने उसको भी वीटो कर दिया था, जिसको लेके अभी भारत में जो है उन्होंने आलोचना भी की है। तो मेन बात क्या रही, टोटल होते हैं 15 मेंबर, 5 होते हैं परमानेंट। परमानेंट वालों के पास है वीटो पावर। वीटो पावर की वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हर एक राष्ट्र अपने पॉलिटिकल हितों के हिसाब से वीटो पावर का यूज करता है। 10 मेंबर जो कि नॉन परमानेंट है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी कुछ खास से होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वीटो पावर किसी और के हाथ में है। अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली पहले ये देख लेते हैं कि बाकी जो 10, एक तो इंडिया ही है मेंबर, ठीक है, बाकी 10 कौन कौन से हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर है फिलहाल के लिए। अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, गहाना, ये सब 2023 तक रहेंगे। इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, ये सब 2022 तक रहेंगे। और यूनाइटेड अरब अमीरात अगेन ये 2023 तक रहेगा, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हुआ क्या था, दरअसल 1950-55 में एक बार अमेरिका की तरफ से, और दूसरी बात जो उस टाइम का बेसिकली आपका यूएसएसआर था, उनकी तरफ से भारत को ये ऑफर किया गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप एक परमानेंट मेंबर बन जाओ। पर तब हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने, आई डोंट नो क्या सोचा होगा, क्या उनके उस टाइम के कंडीशंस रही होंगी, उन्होंने कहा एज अ हमारा नेबर जो चीन है उसको एक्चुअली आप बना लीजिए, हम तो कोई बात नहीं। और ये एक ऐसी गलती उस समय पे मानी जाती है जिसको लेकर आज तक इंडिया की पॉलिटिक्स जो है गर्मा गर्म रहती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज आज तक उनको माफ नहीं कर पाई हैं। लेकिन अब जब सुधारों की बात आती है, एक बार सीट हाथ से निकल गई तो निकल गई। इसीलिए इंडिया ये कहता है कि अब लेकिन वो समय आ गया है कि सुधार किए जाए, और ये 5 देशों ने जो पूरे विश्व की पावर हाथ में ली हुई है वीटो पावर के रूप में, इसको अन्य देशों तक भी फैलाया जाए, ठीक है।
और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अन्य राष्ट्र हैं जैसे जापान है, ब्राजील है, जिनको बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी हम पूरे विश्व का क्या है, प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। इसी प्रकार अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इतने सारे कंट्रीज है, उनसे भी कम से कम जो साउथ अफ्रीका है, उन कंट्रीज को जो है परमानेंट मेंबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, कि जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप की पिच चल रही है, यहाँ पे वीटो पावर को लेकर अभी सहमति नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आने वाले टाइम में रिफॉर्म्स हुए और कुछ और कंट्रीज परमानेंट मेंबर बने, तो क्या उनको वीटो पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भविष्य में है कि किस तरीके से जो है डिसीजंस होंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया के प्रयास काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है जल्द ही भारत जो है इसका एक परमानेंट मेंबर बन जाए। तो ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यूएनएससी में सुधारों को लेकर भारत ने किस कदर काम किया है, ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली G4 ग्रुप में कौन कौन आता है, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ठीक है, और भारत, इनकी जो है एक मंत्री स्तरीय बैठक की है। इसके अलावा एक L69 ग्रुप है, उसमें जो है काफी सारे देशों के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बैठक की है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और जो छोटे द्वीप हैं, इन सब की रिप्रेजेंटेशन इसके साथ है। इसके अलावा उन्होंने क्वाड की, इसके अलावा उन्होंने IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ब्रिक्स जिसके अंदर 5 कंट्रीज आती हैं, भारत, कैरिकॉम यानी कि कैरिबियन कम्युनिटीज, इन सारी अलग अलग ग्रुप्स में जो है भारत ने बैठक की है। और बहुपक्षवाद को लेकर, यूनाइटेड नेशन में सुधारों को लेकर भारत ने क्या है, एक तरीके से बातें अपनी रखी है। और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर अपनी जो प्रतिबद्धता है, उसको भारत ने वहां पर रखा है। तो नाउ मेरे को ये ऐसा लगता है कि आपको बेसिकली एक आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भारत क्यों मेंबर नहीं है और ये सारा का सारा परमानेंट मेंबरशिप का है क्या, ये सब मैथ्स आपको समझ में आ गई होगी। क्या वो कारण है कि अब भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए? मेंस में अगर लिखने को आ जाएगा, 3-4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला, हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के मामले में कंट्री है। दूसरा क्या है, हम 5वें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरा क्या है कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अगर पूरे विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कंट्री के पास है, तो भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है, तो इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी ये क्या है, बनती है। दूसरा क्या, मल्टीलैटरलिज्म को हमें प्रोत्साहन देना होगा। चंद देशों की मुट्ठी में सारी पावर नहीं हो सकती है। इसके अलावा कोविड के टाइम पर जो सप्लाई चेन शॉक देशों ने झेले, हर देश अपना एक बॉर्डर को सील करके बैठ गया था, हर किसी को वैक्सीन चाहिए थी, कोई देने को तैयार नहीं था। वहां पर इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और जमैका, गुयाना जैसी कंट्री ने इस बात की तारीफ भी की है। हमने वैक्सीन दी हैं, हमने जो है अनाज दिया है देश को, तो हम विश्व के एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा देखिए, आज रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के औचित्य को आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क उठाता है, क्योंकि वॉर तो अभी भी हो रहा है ना। तो इसका मतलब आपको क्या है, थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। फिर चाइना जिस तरीके से अपना अग्रेशन दिखा रहा है, और टेररिज्म के मुद्दे पर भी वो जिस तरीके से बेशर्मी के साथ वीटो करते हैं, तो ये जरूरी है कि भारत को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको आप जो है याद रख सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक बहुत सारे पॉइंट्स के साथ समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे प्लीज बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।